Yeah, welcome back guys. In today's video, what we will discuss is, we will discuss the solid state physics PYQ questions and tutorials. Since इसका जो syllabus है वो बहुत ही vast है and spread out है, so and time हमारे पास limited है preparation का, तो हम क्या करेंगे अपने tutorial questions and हम अपने PYQ questions पर focus करेंगे, ठीक है। अब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन में भी रिपीट होते हैं, जैसे कि टाइट बाइंडिंग अप्रोक्सीमेशन हो गया, इससे लगभग हर साल एक क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आता है बैंड थ्योरी से, एक क्वेश्चन सुपर कंडक्टर से हमेशा पूछा जाता है, एंड इसके अंदर भी लंडन इक्वेशन सुपर कंडक्टर लंडन इक्वेशन की डेरिवेशन पूछ ली जाती है, या फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड टाइप। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो में क्या करेंगे, ट्यूटोरियल 8 को डिस्कस करते हैं। लास्ट से स्टार्ट करेंगे, 8, 7, देन 6, देन 5, एंड मैं कोशिश करूंगा कि जो इंटरनल्स के बाद के जितने भी ट्यूट हैं उन सबको कवर करूं एंड पीवाई के क्वेश्चन डिस्कस करूं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो इसमें क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन 4 है मिड टर्म पेपर का। तो मेरे पास मिड टर्म पेपर मेरे को मिला नहीं, मैंने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आपके पास अगर किसी के पास हो तो मेरे को जरूर शेयर कर देना व्हाट्सएप पे, ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ ईएफ ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विद अ बैंड गैप ऑफ 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोजीशन निकालनी है ऑफ ईएफ फर्मी लेवल की और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विद अ बैंड गैप ऑफ 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट room temperature, that is 300 Kelvin. Assuming that MP star is 6 times Mn star, effective mass of positive charges is 6 times the effective mass of negative charges. Further, this semiconductor is to be operated at 450 Kelvin. What should be the minimum doping density so that the intrinsic carrier concentration remains below 1% of total electron concentration? And आपके पास कुछ वैल्यूज दे रखी है at room temperature, effective density, effective concentration of conduction band, and NV दे रखा है conduction of sorry concentration of valence band, ठीक है। So let's see. सो ये आपको गिवन है रूम टेम्परेचर पर, ये रिलेशन गिवन है, एंड आपको NC एंड NV का रिलेशन गिवन है। एट 400 केल्विन जो इंट्रिंसिक आयन कंसंट्रेशन है वो लेस देन है 1%, ये 0.01 क्या है, 1% ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, ठीक है। ये आपको गिवन है, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, डेट योर, इफ मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दूँ 100 से, सो योर टोटल इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन शुड बी मोर देन 100 टाइम्स द इंट्रिंसिक आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, EF इज Eg/2 प्लस 3kT/4 ln MP स्टार बाय Mn स्टार, ठीक है। जो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो फॉर्मूलेज हैं, एक बार मैं लास्ट में भी एक वीडियो बना दूंगा, उसमें सारे फॉर्मूले एक जगह पे मैं लिख दूंगा एंड उन्हें प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि इसमें फॉर्मूले के ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप कर पाओगे क्वेश्चन, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे Eg की वैल्यू पुट करोगे जो कि आपको दे रखी है क्वेश्चन में, ये 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, KT कितना होता है, KB इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 8.5 इंटू 10⁻⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन, एंड इसको T से मल्टीप्लाई करते हैं तो केल्विन कैंसिल हो जाता है, तो एनर्जी आती है बेसिकली। एंड ln ऑफ MP स्टार बाय Mn स्टार, ये कितना हुआ 6। जब आप इस रेशो को डिवाइड करोगे तो यहाँ से 6 आएगा। जब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल। नाउ सेकंड पार्ट पे आते हैं। इसमें सेकंड पार्ट में हमने अज्यूम करना है, लेट्स से उसने कहा है सिर्फ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखो क्वेश्चन में अगर मैं दिखाऊं, व्हाट शुड बी द मिनिमम डोपिंग डेंसिटी सो दैट इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन रिमेन्स बिलो 1% ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। इसने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया कि वो N टाइप सेमीकंडक्टर है या P टाइप सेमीकंडक्टर है। सो वी विल अज्यूम लेट कि N टाइप की उसके अंदर डोपिंग हुई है। सिंस N टाइप की डोपिंग होगी, सो टोटल इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इज ड्यू टू डोनर्स। N टाइप के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी होते हैं, होल्स माइनॉरिटीज होते हैं। So total electron concentration is mostly due to donor ions. So effective
इंट्रिंसिक आयन कंसंट्रेशन कितना होता है, रूट NC/Nv एक्सपोनेंशियल माइनस Eg अपॉन 2kT। ठीक है, यहाँ पे NC एंड Nv कहाँ पे कैलकुलेट होंगे, 450 केल्विन पर। पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, अब जो NC/Nv की हमें वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है हमें 300 केल्विन पर रूम टेम्परेचर पर। पहले हम इनकी वैल्यूज निकालेंगे 450 केल्विन पर, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में यहाँ पे हमें पुट करना है। NC कैसे वेरी करता है टेम्परेचर के साथ, इज T⁻3/2। सिमिलरली NV, NC एट 450 केल्विन कितना आएगा, NC एट 300 मल्टीप्लाई बाय 450 by 300 पावर 3/2। यूनिटरी मेथड सिंपल। सिमिलरली यू विल कैलकुलेट NV, आपके पास वैल्यूज आएंगी, सब्सटीट्यूट कर दोगे इस फॉर्मूले में, Eg की वैल्यू सेम रहेगी 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Ni की मेरे पास वैल्यू कितनी आई, 7.4 इंटू 10⁻19 पर मीटर क्यूब। अब मिनिमम डोपिंग डेंसिटी कितनी होगी, इज 100 टाइम्स ऑफ इंट्रिंसिक आयन कंसंट्रेशन। देखो हमने यहाँ पे इसको लिखा था ना, स्टेटमेंट में जो हमें प्रॉब्लम वो मेंशन था कि इंट्रिंसिक आयन की जो मिनिमम कंसंट्रेशन कितना होगा, इज 1% ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, और टोटल इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन शुड बी ग्रेटर देन 100 टाइम्स Ni। ओके, हमने कैलकुलेट कर लिया मिनिमम डोपिंग डेंसिटी, दैट इट शुड बी 100 टाइम्स योर इंट्रिंसिक डेंसिटी। इट इज 7.44 इंटू 10⁻21 पर मीटर क्यूब। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, इसमें आपको क्या याद रखना है, एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल का। जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो एग्जाम में दी होती है, उनकी वैल्यू जैसे Kb की वैल्यू दी होगी। ठीक है, ये फॉर्मूले रखोगे तो इससे पोजीशन आ जाएगी। ये फॉर्मूला याद रखना है कि Ni की वैल्यू एट एनी टेम्परेचर T कितना होता है, इज √NC/Nv एक्सपोनेंशियल माइनस Eg बाई 2kT। एंड आपके NC एंड Nv कहाँ पे कैलकुलेट होंगे, 450 केल्विन पर। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। In both Einstein model and Debye model, the high temperature heat capacity is of the form। ये आपको फॉर्म दे रखी है किसकी, हीट कैपेसिटी इन बोथ मॉडल्स, आइंस्टाइन मॉडल एंड डिबाय मॉडल। फर्स्ट पार्ट says for the Einstein model calculate K in terms of Einstein temperature। Einstein temperature is represented by ET। Second says for the Debye model calculate K in terms of Debye temperature। Let's say not ET, it's TE। TE denotes the Einstein temperature and TD denotes the Debye temperature। आपको इस K की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, TE की टर्म्स में एंड TD की टर्म्स में। कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को, देखो आइंस्टाइन मॉडल के लिए हम अपनी स्पेसिफिक हीट का अपना फॉर्मूला लिखेंगे, उसको एक्सपैंड करेंगे किसके लिए, हाई टेम्परेचर के लिए, ये लिमिट लगाएंगे उसके अंदर हाई टेम्परेचर, एंड फिर हम इस एक्सप्रेशन से कंपेयर करेंगे तो हम K आ जाएगा हमारे पास TE की टर्म्स में। सिमिलरली डिबाय मॉडल में क्या करेंगे, हम स्पेसिफिक हीट निकालेंगे, उसको हम हाई टेम्परेचर पर कैलकुलेट करेंगे एंड इस एक्सप्रेशन से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास K की वैल्यू आ जाएगी TD की टर्म्स में। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखो एक चीज है कि आपको थ्योरी में अगर फॉर्मूला ये पता है, मोस्ट प्रोबेबली ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ट्यूटोरियल में, ये प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते, क्योंकि इसमें आपको आइंस्टाइन मॉडल की फुल डेरिवेशन करनी होती है, तब आपके पास स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला आता है। एंड सिमिलरली डिबाय मॉडल में आता है, उसमें भी आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। हीट कैपेसिटी ऑफ आइंस्टाइन मॉडल कितना होता है, 3 NkB TE/T² एक्सपोनेंशियल TE/T एंड एक्सपोनेंशियल TE/T-1 होल स्क्वायर। एक्सपेंशन करेंगे इसका हाई टेम्परेचर पे, when your temperature is much greater than Einstein temperature, or TE/T is much less than 1। let this TE/T is x। how our formula changes, यहाँ पे exponential x minus 1 square। न्यूमरेटर की टर्म को कैसे एक्सपेंड करोगे, एक्सपोनेंशियल x कितना होता है, 1 + x square by 2 so on। सिमिलरली एक्सपोनेंशियल x minus 1 कितना होगा, तो ये फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो x + x square by 2 एंड इस पूरे होल एक्सपेंशन का स्क्वायर। नाउ यूज बाइनोमियल थ्योरम टू एक्सपैंड इसको। जब आप इसको एक्सपैंड करके एंड इन दोनों को डिवाइड करोगे, यहाँ पे पुट करोगे, आपके पास स्पेसिफिक हीट ऑफ आइंस्टाइन मॉडल कितना आएगा, 3 NkB 1 - 1/12
TE/T होल स्क्वायर एंड सो ऑन। अब हम इसको कंपेयर करते हैं जो क्वेश्चन में हमें स्पेसिफिक हीट दे रखी है। देखो तो 1 माइनस के बाई टी स्क्वायर, अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर तो है, सो ये टी स्क्वायर बाई 12 ये क्या देगा मेरे को, के देगा। सो ऑन कंपेयरिंग वी गेट के एज टी स्क्वायर बाई 12 एंड टी कितना आएगा यहाँ से 12 केल्विन, नॉट केल्विन इट्स के यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। ओके, सिमिलरली हीट कैपेसिटी इन डिबाय मॉडल, डिबाय मॉडल में अगर आप हीट कैपेसिटी निकालोगे सी डी तो वो कितना होता है, थ्योरी से आता है अगेन 9 kb टी बाई टी डी होल क्यूब इंटीग्रल 0 टू टी डी बाई टी एक्स पावर 4 एक्सपोनेंशियल एक्स ई पावर एक्स माइनस 1 स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे एक्स क्या है, सिमिलरली जैसे पिछले केस में हमने एक्स को क्या एज्यूम किया था, टी बाई टी, सो इस केस में हमारा x क्या है, टी डी बाई टी डिवाइड टेम्परेचर डिवाइड बाय टोटल टेम्परेचर। सॉरी, सो अगेन इसको हम एक्सपैंड करेंगे हाई टेम्परेचर पर टी ग्रेटर देन टी डी और x लेस देन 1। सो जब आप इस टर्म को एक्सपैंड करोगे एंड टी बाई डी टी अंदर इसको प्रोडक्ट करोगे इसका, तो आपके पास ये सीरीज आएगी 1 माइनस 1 बाई 20 टी डी बाई टी स्क्वायर। सो ऑन कंपेयरिंग विद योर गिवन फॉर्मूला जो क्वेश्चन में है 1 माइनस के बाई टी स्क्वायर, सो 1 माइनस टी स्क्वायर डिनोमिनेटर में है तो k कितना आएगा, टी डी स्क्वायर बाई 20, टी डी स्क्वायर बाई 20 और टी स्क्वायर डी कितना है 20 टाइम्स k। सो रेशियो कैलकुलेट करना है आइंस्टाइन टेम्परेचर का एंड डी बाई टेम्परेचर का, तो दोनों को डिवाइड कर दो, सो k विल कैंसल 12 बाई 20 एंड जब आप इधर से स्क्वायर रूट हटाओगे तो रूट आ जाएगा। तो कितना आएगा इनका रेशियो, √12 बाई 20 विच इज 0.775। अब क्वेश्चन में ग्राफ दिया हुआ था, फ्रॉम योर रिजल्ट्स गिवन अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ दिस, हमने कैलकुलेट कर लिया। कंपेयर योर रिजल्ट टू द वैल्यूज फॉर सिल्वर गिवन इन द फिगर बिलो। ये सिल्वर के लिए हमें ग्राफ दे रखा है स्पेसिफिक हीट वर्सेस टेम्परेचर, इसमें भी हमें क्या करना है, आइंस्टाइन टेम्परेचर एंड डिबाई टेम्परेचर का रेशियो कैलकुलेट करना है एंड ये आपको दे रखा है। कहाँ पे दे रखा है, देखो हीट कैपेसिटी ऑफ सिल्वर कंपेयर टू डिबाई एंड मॉडल्स, डिबाई एंड आइंस्टाइन मॉडल्स, द हाई टेम्परेचर asymptote is given by C is 3R, okay, over the entire experimental range the fit to the Debye theory is excellent at low temperature. It correctly recovers the T cube dependence at high temperature. It converges due to law of Dulong-Petit's, ये theory दे रखी है इसमें, and the Debye temperature is roughly 215 Kelvin and whereas the Einstein temperature is approximately 150 Kelvin. So Einstein temperature यहाँ पे 151 है and Debye temperature यहाँ पे 215 है। तो जब आप इस रेशियो को कैलकुलेट करते हो तो ये भी कितना आएगा, फ्रॉम ग्राफ जब ये रेशियो कैलकुलेट करोगे तो 0.702 एंड हमारा जो कैलकुलेटेड रिजल्ट है वो 0.775। ठीक है, सो ये डिस्क्रिपेंसी क्यों आई, इतना जो माइनर चेंज है इसमें वो क्यों आया। सो discrepancy arises because Einstein model assumes all atoms vibrate at the same frequency while Debye model accounts for a distribution of frequencies. So ये इसका रीजन है इसके डिस्क्रिपेंसी का इन द रेशियोज। ठीक है, सो अब क्या करते हैं, एक दिस वाज ओवर, ये ओवर हो गया। ठीक है, इसमें शायद और क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन हाँ। सो अब क्या करते हैं, एक बार मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ एंड ट्यूट 7 को यहाँ पे लाता हूँ, 1 मिनट। सो या सो ट्यूट 8 इज completed. Now let's come on to ट्यूट नंबर 7। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ट्यूट है क्योंकि इसमें लंडन्स इक्वेशन है, सुपर कंडक्टर का क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। सो इसको हम अच्छे से करेंगे। ठीक है, सो ट्यूट 7 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सोल्व द लंडन्स इक्वेशन फॉर एन इनफाइनाइट superconducting plate of finite thickness 2T. Assume that magnetic field of B0, magnitude B0 is applied parallel to the plate. Find both the magnetic field and superconducting current
सुपर करंट इनसाइड द प्लेट। सो लंडन इक्वेशन सॉल्व करनी है फॉर एन इनफाइनाइट सुपर कंडक्टिंग प्लेट जिसकी थिकनेस 2t है। सो हम क्या करेंगे, इसको एक लंडन इक्वेशन फॉर एन इनफाइनाइट सुपर कंडक्टिंग प्लेट, हम एक सुपर कंडक्टिंग प्लेट लेंगे जिसकी थिकनेस कितनी है 2t एंड इट इज इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड इन x एंड y डायरेक्शन। एक्स वाई प्लेन में इनफाइनाइटली स्प्रेड आउट है एंड इसकी जो थिकनेस है वो z एक्सिस के अलोंग है। सो जीरो यहाँ पे अगर मैं अपना ओरिजिन मानूं, सो 0 to t यहाँ तक है एंड 0 to -t नीचे है। so इसकी थिकनेस 2t है एंड एक्स वाई प्लेन में इनफाइनाइटली स्प्रेड आउट है, एक्सटेंडिंग इनफाइनाइटली इन एक्स वाई प्लेन। एंड B0 मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू इट्स सरफेस। लेट्स से सरफेस हमारा एक्स वाई प्लेन में है, सो हमने एज्यूम कर लिया कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है वो एक्स डायरेक्शन में है। सो B इज इट्स मैग्नीट्यूड टाइम्स यूनिट वेक्टर B0 टाइम्स x कैप। नाउ हमारे पास लंडन इक्वेशन होती है, दो लंडन इक्वेशन। हमारी फर्स्ट लंडन इक्वेशन क्या कहती है कि डेल क्रॉस JS, वेयर JS इज करंट डेंसिटी, is minus ns e square by m b वेक्टर। इसकी डेरिवेशन आपको जो मैंने 2024 का PYQ डिस्कस किया है उसके अंदर मैंने इसकी डेरिवेशन की है, ठीक है। सो मोस्ट प्रोबेबली सेकंड या फर्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहां से जाके एक बार इसको जरूर देख लेना क्योंकि ये एग्जाम में ये भी काफी बार पूछी जाती है इसकी डेरिवेशन। सो फर्स्ट लंडन इक्वेशन ये होती है जहाँ पे ns क्या होता है, ns होता है कंसंट्रेशन ऑफ सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इज चार्ज मास, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज करंट डेंसिटी। एंड एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, डेल क्रॉस बी इज म्यू 0 टाइम्स JS। सो टेकिंग कर्ल ऑन बोथ साइड्स ऑफ सेकंड इक्वेशन, तो जब इसमें कर्ल लोगे आप दोनों साइड, सो म्यू 0 कांस्टेंट होता है तो कर्ल ऑफ JS एंड डेल क्रॉस JS की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर दोगे। सो माइनस म्यू 0 एंड ये वाली टर्म ns e square by m b वेक्टर। वी नो डेट डेल डॉट b कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। ये वन ऑफ आवर मैक्सवेल इक्वेशन है। सो इसको जब आप एक्सपेंड करोगे सो उसमें डेल डॉट b क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट इज a क्रॉस b क्रॉस c, तो इसमें क्या बचेगा, सिर्फ माइनस ऑफ डेल स्क्वायर b वेक्टर इज माइनस म्यू 0 ns e स्क्वायर b वेक्टर बाय m। सो डेल स्क्वायर बी कितना आया, दिस क्वांटिटी इज नोन एज, देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशन है वो कितनी है, डेल स्क्वायर बाय डेल आर स्क्वायर ऑफ बी। सो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन देखूं तो कितनी है, ऊपर आएगी डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लेट्स से इसको ऐसे रखते हैं, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नीचे आएगी लेंथ की डायमेंशन एंड उसका स्क्वायर। सो सिमिलरली डायमेंशनली इट शुड बी करेक्ट। सो लेफ्ट हैंड साइड में तो ऊपर b की डायमेंशन है, सो नीचे एक लेंथ की डायमेंशन हमें इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। सो वी इंट्रोड्यूस आर पेनिट्रेशन डेप्थ लैम्डा स्क्वायर l, वेयर लैम्डा स्क्वायर l इज m अपॉन म्यू 0 ns e स्क्वायर एंड इट्स का स्क्वायर रूट, क्योंकि लैम्डा स्क्वायर l है, क्योंकि डायमेंशन ऑफ लेंथ स्क्वायर चाहिए हमें नीचे, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। कैसे आया फॉर्मूला, हमने दो इक्वेशन लिखी, उसमें उसको कर लिया सेकंड इक्वेशन का एंड डेल डॉट बी को 0 पुट कर दिया एंड इस टर्म को हमने इंट्रोड्यूस किया पेनिट्रेशन डेप्थ। नाउ मैग्नेटिक फील्ड वेरीज ओनली इन z डायरेक्शन, b इज bx z x कैप, ठीक है। B0 denotes the varying magnetic field, so magnetic field will vary only in z direction। so d square bx z by dz square कितना आएगा, इसका सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे मैंने डेल स्क्वायर बाय डेल आर स्क्वायर लिखा था, लेकिन x एंड y डायरेक्शन में मेरी मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगी, so it will only vary in z direction, so it will be del square by del z square, so और से d square by dz square एंड b कितना होगा bxz 1 by lambda square l एंड b कितना हो जाएगा bxz। सो दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास सोल्यूशन क्या होता है कि a टाइम्स एक्सपोनेंशियल z by lambda l प्लस b एक्सपोनेंशियल माइनस z by lambda l। ओके, अप टू क्लियर, हमारे पास सोल्यूशन आ गया। नाउ स्लैब इज सिमेट्रिक अबाउट z इक्वल्स टू 0, मैंने बताया था
ओरिजिन के ऊपर t थिकनेस है एंड ओरिजिन के नीचे -t थिकनेस है. So it is symmetric about z is equals to 0. This point is origin. Z is equals to 0. So at z is equals to 0, bxz is equal to bx minus z. मतलब जितनी फील्ड प्लस z पे होगी उतनी ही माइनस z पे होगी. So हमने इसको लेट से हमारा bxz कितना है जो हमने कैलकुलेट किया है एंड माइनस z के लिए क्या होगा, इसको हम चेंज कर देंगे साइन हाइपरबोलिक की टर्म्स में. जब आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन लोगे एक्सपोनेंशियल प्लस एक्स का एंड एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स का, तो एक टर्म आएगी आपके पास कोस हाइपरबोलिक, एक टर्म आएगी आपके पास साइन हाइपरबोलिक. सिंस हमारा सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मीन्स इट इज इवन अबाउट z इज इक्वल टू 0. सो ओनली out of cos and sine only our cos function is even function, so only this term will survive. And in this case, since sine is an odd function, so your d will be 0. So bxz कितना आया, c cos hyperbolic z by lambda n. Clear up to now? We have another boundary condition which says that at surface of slab, अब हम सरफेस पे आ जाते हैं एट प्लस माइनस टी थिकनेस, वहाँ पे फील्ड कितना होगा b0. वहाँ पे फील्ड वेरी नहीं करेगा, सरफेस पर कांस्टेंट फील्ड है b0. सो b0 इज इक्वल्स टू c. यहाँ से देखो इस एक्सप्रेशन से मेरे पास ये आ गया कि एट प्लस माइनस टी मेरा फील्ड कितना है, कांस्टेंट है एंड c टाइम्स कोस हाइपरबोलिक t बाय लैम्डा l. सो यहाँ से मेरा ये c कितना आएगा, ये कांस्टेंट b0 अपॉन कोस हाइपरबोलिक t बाय लैम्डा l. Now put this value of constant in equation number 1. यहाँ पे पुट कर दो इस constant की वैल्यू. So bxz कितना आएगा, b0 ऊपर क्या है cos hyperbolic z by lambda l एंड ये नीचे आएगा cos hyperbolic t by lambda l. So हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई जो हमें पूछी गई थी उसने कैलकुलेट करने के लिए. अब हम सुपर करंट निकालते हैं. Now super current inside the plate we can find using our first London equation, which is del cross B is mu 0 Js. So Js कितना आएगा, 1 by mu 0 and d by dz of bxz. ठीक है. So dbxz by dz कितना आएगा, देखो. So आपके पास ये bxz आया, इसको आप डिफरेंशिएट करो. देखो z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो डिनोमिनेटर में z नहीं है, इट इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट. सो कोस का डिफरेंशिएशन होगा, इट विल बी साइन हाइपरबोलिक z बाय लैम्डा l. एंड जब z बाय लैम्डा l का डिफरेंशियल होगा, सो इट विल बी 1 बाय लैम्डा l. सो 1 बाय लैम्डा l मैंने बाहर लिख दिया. सो dbxz बाय dz मैंने यहाँ पे पुट करना है अपना. ठीक है. सो मेरे पास क्या आ जाएगा, js की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन म्यू 0 b0 बाय लैम्डा l साइन हाइपरबोलिक z बाय लैम्डा l एंड कोस हाइपरबोलिक z बाय लैम्डा l. ठीक है. यहाँ पे t आएगा, सॉरी ये मिस्टेक है, यहाँ पे z नहीं आएगा, यहाँ पे t आएगा. जब आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, सुपर z है, ध्यान रखना नीचे t है. सो हमने मैग्नेटिक फील्ड एंड सुपर करंट निकाल दिया इनसाइड infinitely superconducting plate of thickness 2t. Now let's move on to question number 2. The superconductor tin has critical temperature 3.7 Kelvin and critical field BC is called critical field 30.6 millitesla at 0 Kelvin. Calculate the critical current for a tin wire of diameter 1 mm at temperature 2 Kelvin. What diameter of wire would be required to carry a current of 100 ampere? देखो फर्स्ट पार्ट कहता है कैलकुलेट द क्रिटिकल करंट, मीन्स IC निकालना है आपको एट 2 केल्विन, IC एट सम टेम्परेचर 2 केल्विन एंड वायर का डायमीटर कितना है 1 mm. जब हमारे पास करंट आ जाएगा, देखो सेकेंड पार्ट में फिर हम क्या करेंगे, अगर 1 mm वायर के लिए मेरे पास कितना करंट है वो मैं अभी फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट करूंगा. देन आई विल अप्लाई द यूनिटरी मेथड कि 1 एम्पियर के लिए मेरे को कितना डायमीटर चाहिएगा वायर का, तो मैं डिवाइड कर दूंगा उसको
एंड 100 एम्पियर करने के लिए मेरे को कितना डायमीटर चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा. सो सेकंड पार्ट इज इजी. नाउ लेट्स डू फर्स्ट पार्ट. ये टर्म्स आपको गिवन है. क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल फील्ड एट 0 केल्विन, डायमीटर 1 mm और 2 केल्विन, क्रिटिकल करंट. देखो, critical field at any temperature T is related to critical field at 0 temperature 1 minus T by Tc whole square 0. ठीक है. सो आपने BC 0 की वैल्यू पुट कर दी, T की वैल्यू पुट कर दी 2 केल्विन, TC की वैल्यू 3.7. तो आपके पास क्रिटिकल फील्ड कितना आया? 21.7 मिली टेस्ला. सो बायो-सावर्ट लॉ से हम क्या निकाल सकते हैं? B और I के बीच में हम रिलेशन निकाल सकते हैं. सो B कितना होता है? μ0 I अपॉन 2 पाई R. सो यहाँ से I कितना आएगा? देखो 2 पाई R, ये क्या है? सरकमफेरेंस है. सो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2R को मैं पाई इंटू R को मैं डायमीटर भी लिख सकता हूँ, पाई D. सो क्रिटिकल यहाँ से करंट कितना आएगा? पाई D मल्टीप्लाई बाय क्रिटिकल फील्ड एट टेम्परेचर T डिवाइड बाय μ0. ठीक है. सो डायमीटर की वैल्यू मेरे को पता है 1 mm है, उसको मैंने मीटर की यूनिट्स में चेंज कर लिया. ये पाई की वैल्यू हो गई, ये क्रिटिकल फील्ड हो गया जो मैंने ऊपर कैलकुलेट किया है, एंड ये μ0 हो गया. μ0 कितना होता है? 4 पाई इंटू 10⁻⁷. सो इससे क्या आ गया मेरे पास? क्रिटिकल करंट आ गया. अब सेकेंड पार्ट इजी कर सकते हो आप कि 54.25 एम्पियर करंट जनरेट होता है 1 mm ऑफ डायमीटर ऑफ वायर. सो 1 एम्पियर कितने mm से होगा? 1/54. 100 एम्पियर करंट जनरेट करने के लिए मेरे पास कितना डायमीटर चाहिएगा? सिंपली 1 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 54.25. सो 1.84 mm. ठीक है, ये आंसर आएगा इसका. नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Solenoid is used to investigate the resistivity of superconducting Nb3ZR. The solenoid is 25 centimeter long with a diameter 984 turns with a diameter of this 0.47 mm. The decay of the current is governed by, ऐसे हमारा करंट डिके करता है, where R is the resistance, L is inductance. Decay was found to be less than 1 per 10⁻⁹ in 1 hour. Deduce an upper limit for the electrical resistivity of superconducting Nb3ZR. सो इस क्वेश्चन में आपको कुछ पैरामीटर्स दे रखे हैं, एक रिलेशन दे रखा है, करंट कैसे डिके करता है. कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो, इस एक्सप्रेशन से हम पहले तो R को डिड्यूस करेंगे, रेजिस्टेंस के ऊपर हम देखेंगे कि हमारे पास क्या कंडीशन आती है, एंड रेजिस्टेंस कैसे रिलेटेड होता है रेजिस्टिविटी से? रो L बाय A. सो फिर हम क्या करेंगे? रेजिस्टिविटी निकालेंगे. सो अपर लिमिट हमें किस पे निकालनी है? रेजिस्टिविटी पे निकालनी है. सो पहले हम रेजिस्टेंस निकालेंगे इस इक्वेशन से यूजिंग आवर डीके, फ्रैक्शनल डीके, एंड देन हम रेजिस्टिविटी निकाल लेंगे. ठीक है. सो देखो, सो ये आपको गिवन है. लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, डायमीटर, तो रेडियस कितना होगा? 5 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्न्स, डायमीटर ऑफ वायर. ये डायमीटर किसका है? सोलेनॉइड का है. ये वायर का डायमीटर है. ठीक है, ध्यान से इनको अलग अलग उससे डिनोट करना. सो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ. लेट्स रिलेट करंट टू रेजिस्टेंस, करंट डिके टू रेजिस्टेंस, फ्रैक्शनल डिके आफ्टर टाइम टी. देखो, फ्रैक्शनल डिके कितना होगा? फ्रैक्शनल डिके इज डिके इन टाइम टी डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू. सो I0 माइनस IT, इन दोनों का डिफरेंस, डिवाइड बाय इनिशियल कितना था मेरे पास करंट. सो दिस क्वांटिटी विल गिव मी फ्रैक्शनल डिके, एंड जब यहाँ पे IT की आप वैल्यू पुट करोगे सो आपके पास ये कितना आएगा? 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस RT बाय L. इसको I0 माइनस ET लिखो या I0 माइनस IT लिखो या IT माइनस I0 लिखो, बात सेम है क्योंकि बाहर हमने मोड लिया है इस क्वांटिटी का. सो ये हमें फ्रैक्शनल डिके देगा कि टाइम t के बाद कितना करंट डिके हुआ है मेरा. एंड जब मैं इसमें IT की वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा? 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस RT बाय L. सो अब इस टर्म को कैलकुलेट करते हैं. यही क्या है? मेरा फ्रैक्शनल डिके है. यही मेरे को दे रखा है दैट इट इज लेस देन 1 in 10⁻⁹.
देखोगे अगर आप क्वेश्चन में, फ्रैक्शन द डीके वाज फाउंड टू बी लेस देन 1 पर 10 पावर 9 इन 1 आवर। सो फ्रैक्शनल डीके की आपको वैल्यू दे रखी है। तो पहले इस टर्म को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल आर टी बाई एन। देखो जब 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आर आप टी पुट करते हो, टाइम 1 आवर दिया हुआ है तो उसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया 36,000, एंड आपके पास ये एल क्या है आपके पास, इंडक्टेंस। सो हमें इंडक्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनोइड कितना होता है, म्यू जीरो एन स्क्वायर ए बाई एन। नंबर ऑफ टर्न्स पता है आपको, म्यू जीरो पता है, एरिया निकाल लोगे पाई आर स्क्वायर, लेंथ पता है सोलेनोइड का। सो आपके पास इंडक्टेंस कितना आ गया, 38.1 मिली हेनरी, इसकी यूनिट्स होती है। सो एल की वैल्यू यहाँ प्लग कर दो, तो आपने प्लग कर दी। सिंस ये जो एक्सपोनेंशियल के अंदर टर्म है ये 10⁻³ जब ऊपर जाएगा तो 10⁻³ बनेगा, एंड एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ सम लार्ज क्वांटिटी। सो एक्सपोनेंशियल ऑफ सम लार्ज क्वांटिटी विल टेंड टू, इट विल डिमिनिश इट्स वैल्यू, ये स्मॉल होगा। सो फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्स, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स कितना होता है, एक्सपोनेंशियल एक्स को स्प्रेड आउट कर दो। सो 1 माइनस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3। सो 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, एंड हमारी सिर्फ फर्स्ट टर्म लेंगे। सिंस एक्स इज स्मॉल सो एक्स स्क्वायर उससे भी स्मॉल होगा, एक्स क्यूब उससे भी ज़्यादा स्मॉल होगा। सो हमने सिर्फ फर्स्ट टर्म ली है एक्स, ठीक है। सो 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स कितना होगा, सिर्फ एक्स के इक्वल होगा, एंड एक्स कितना है ये r इंटू 3600 डिवाइड बाई 38.1 इंटू 10⁻³ एंड ये फ्रैक्शनल डीके कितना था, लेस देन 1 इन 10⁻⁹। इक्वेट कर दिया, आपके पास r पे यहाँ पे एक बेसिकली लिमिट आ गई कि r कितना हो सकता है, 1.06 इंटू 10⁻⁴ ओम। इट शुड बी इक्वल टू और लेस देन दिस क्वांटिटी, ठीक है। अब क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी से रिलेट कर देंगे। क्या होता है, आर इज रो एल वायर डिवाइड बाय ए ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर कितना होगा, अब देखो लेंथ ऑफ वायर कितना होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू लेंथ ऑफ वन टर्न। वो एक मतलब देखो अगर एक ऐसे सोलेनोइड है लॉन्ग सोलेनोइड, सो उसकी एक लेंथ कितनी होगी, उसके सरकमफेरेंस के इक्वल, मींस 2 पाई आर। 2 पाई आर को मैंने कैसे लिखा है, पाई इंटू डी। सो उसकी लेंथ कितनी होगी, नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय उसका सरकमफेरेंस। सो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 984, पाई डायमीटर कितना है लेंथ का 0.1। सो मेरे पास लेंथ ऑफ वायर आ गई। सिमिलरली मैं एरिया निकाल सकता हूँ वायर का, पाई टाइम्स ए स्क्वायर। सो पाई ए की मैंने स्क्वायर कर दिया तो मेरे पास ये आ गया। अब मैं दोनों वैल्यूज को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करता हूँ, रेजिस्टेंस मैंने अभी कैलकुलेट किया है। सो मेरे पास रेजिस्टिविटी कितना आएगा, 5.92 इंटू 10⁻⁻23 ओम मीटर। सो ये मेरे पास लिमिट आई है, अपर लिमिट, कि मैक्सिमम मेरी जो रेजिस्टिविटी है वो इतनी हो सकती है। सो रेजिस्टिविटी शुड बी लेस देन और इक्वल टू दिस क्वांटिटी, ठीक है। सो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। थैंक यू।